अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल ठीक जा रही है? गुड। ओके बेटा, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे बेटा कुछ रिसोर्स जो एनर्जी के थे मैन के लिए। उन रिसोर्सेज में हमने कुछ डिस्कस कर लिए और कुछ अभी पेंडिंग है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं आज। जिनमें एक है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट जो हमारा डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों वेस्ट हैं, वो जो सॉलिड पार्टिकल हैं उसको रिसाइकल करके और उसको यूटिलाइज करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जिसकी वजह से ये जो सॉलिड वेस्ट का जो एनर्जी रिसोर्स है ये बहुत ही अहम है। लेकिन अगर हम इसको यूटिलाइज करें तो हम मुसलसल सॉलिड वेस्ट जो एनवायरनमेंट में इंजेक्ट कर रहे हैं, उसको रिसाइकल नहीं कर रहे, ना ही उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में सॉलिड वेस्ट की वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज हो रही है। सॉलिड वेस्ट आर यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय हाइड्रोजनेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन को ऐड करके तो डिफरेंट सॉलिड वेस्ट को कन्वर्ट करके तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। वो जो सॉलिड वेस्ट जो हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में कन्वर्ट होते हैं, रिसाइकल होते हैं, उन सॉलिड वेस्ट में अहम जो है वो पेपर है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, प्लास्टिक मटेरियल्स हैं और इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है बेटा, समझ आ रही है? दोबारा एक मरतबा बता देता हूँ आप लोगों को बेटा। सॉलिड वेस्ट से एनर्जी की जो प्रोडक्शन है वो एक प्रोसेस के ज़रिए होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। ये जो हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस है, सॉलिड वेस्ट इन्वायरमेंट के जितने भी हैं उनके साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी अब हाइड्रोजिनेशन कह सकते हैं। डिफरेंट प्रोसेस के ज़रिए हाइड्रोजनेशन करके पेपर, ऑर्गेनिक मैन्योर, ये जो डोमेस्टिक वेस्ट एनिमल्स का वो भी इसमें इंक्लूड है, प्लास्टिक मटेरियल है और इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सारा जो है इसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज कराया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्लियर? समझ आ रही है? गुड। नेक्स्ट जो प्रोसेस है बेटा सॉलिड वेस्ट से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का, वो है पायरोलाइसिस। थर्मल प्रोसेस है, हीट प्रोसेस है, हीट के ज़रिए डिस्टिलेशन की जाती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सॉलिड थिंग्स जितनी भी हैं उनको हीट करके तो डिफरेंट प्रोसेस से गुजार के एनर्जी प्रोड्यूस करवाई जाती है, इसको बोलते हैं पायरोलाइसिस। सिंपली आप इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कह सकते हैं। फिर सॉलिड वेस्ट को लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेटा बायो कन्वर्शन का प्रोसेस है। बायो कन्वर्शन में भी ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस करवा सकते हैं सॉलिड वेस्ट से। पायरोलाइसिस भी यही दे सकता है। ये दोनों प्रोसेस जो हैं, पायरोलाइसिस एंड बायो कन्वर्शन, ये दोनों प्रोसेस हमें सॉलिड वेस्ट से ऑयल एंड गैस प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक हो गया बेटा? ये था हमारा सॉलिड वेस्ट से 3 डिफरेंट तरीक़ों से हम एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहे थे। वन इज़ हाइड्रोजनेशन, सेकेंड वन इज़ पायरोलाइसिस एंड बायो कन्वर्शन। ये हमारे पास 3 डिफरेंट टेक्निक कह लें, प्रोसेस कह लें, जिससे हम जो है ना सॉलिड वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं। लेकिन हम अपने इन्वायरमेंट में स्पेसिफिकली ये प्रोसेस यूटिलाइज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में जो टॉक्सिसिटी है जो सॉलिड वेस्ट की वजह से वो बढ़ती जा रही है मुसलसल। फिर उसके बाद देखें बेटा नेक्स्ट एनर्जी रिसोर्स है ओशन थर्मल ग्रेडियंट्स। जैसे इसका नाम जो नेम है वो इंडिकेट कर रहा है बेटा, ओशन सी, थर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट वेरिएशन डिफरेंस। सी में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है विद रेफरेंस टू सरफेस एंड विद रेफरेंस टू बॉटम और या डेप्थ आप कह सकते हैं, वो जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको यूटिलाइज करके तो एनर्जी प्रोड्यूस करवाई जाती है, जिसको बोलते हैं ओशन थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू ओशन थर्मल ग्रेडियंट्स। यहाँ आपको बेटा सामने नज़र आ रहा है, दैट इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ सरफेस, that is 25 degree centigrade, and the depth of the few hundred meters, that is 5 degree centigrade,
is used to produce steam which drive turbine for the generation of electricity। ये एक प्रोसेस है सरफेस के ऊपर, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, हीट डायरेक्टली सरफेस को हिट कर रही होती है, सन रेज हैं, सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, और जो फ्यू हंड्रेड मीटर नीचे जो है वो 5 डिग्री होता है, तो दोनों में जो डिफरेंस है 20 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड एनफ टेम्परेचर होता है, आप इसको जो है ना मेजर कर सकते हैं। अब 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि डेप्थ में है, वहाँ से डिफरेंट प्रोसेस के ज़रिए और पाइपलाइन के ज़रिए भी आप कह सकते हैं, वहाँ से पानी को ऊपर लाया जाता है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वाटर के साथ मिक्सअप किया जाता है, जिसकी वजह से स्टीम जनरेट होती है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा, ये लो टेम्परेचर है, ये हाई। वो जो स्टीम है वो फिर टरबाइन को ड्राइव करने के लिए यूज़ होती है, और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी। डिफरेंट कंट्री में जो ओशन थर्मल ग्रेडियंट है उसको यूज़ करने की जो टेक्निक्स हैं वो प्रैक्टिस में लाई जा रही हैं, लेकिन इसके जो ड्रॉबैक है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम के डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से इसको इतना फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस में नहीं लाया जा रहा ओशन थर्मल ग्रेडियंट। अदरवाइज हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, ये दो रिसोर्स थे जिसकी वजह से हम जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वन इज़ सॉलिड वेस्ट और सेकंड वन इज़ ओशन थर्मल ग्रेडियंट। उसके बाद हम देखते हैं कि जी एनर्जी इन रिसोर्सेज से प्रोड्यूस हो रही है, बट कि जी एनर्जी जो है उसको हम सेव कैसे कर सकते हैं। ये तो हमने प्रोडक्शन देख ली, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि जी कंजर्वेशन कैसे है एनर्जी की। जब हमारे पास एनर्जी लिमिटेड क्वांटिटी में है तो हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ये आपके सामने बेटा, लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ आर नीडेड टू कंजर्व फॉर देयर लॉन्ग लास्टिंग। के जी काफ़ी देर तक अगर हम चाहते हैं कि जी लिमिटेड रिसोर्स जो है एनर्जी के वो एग्जॉस्ट ना हो जाएं या उनकी सप्लाई शट डाउन ना हो जाए, तो उनको केयरफुली यूज़ करने की ज़रूरत है और उनको सेव करने की भी ज़रूरत है। कुछ वेज़ हैं जिसकी वजह से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं, कुछ तरीके हैं। उनमें पहला देखें बेटा, डेवलप एंड यूज़ द एनर्जी एफिशिएंट मशीन और इंजन्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। कुछ इस तरह की मशीन और मशीनरी या इंजन्स डेवलप करें जो स्पेसिफिकली कम फोर्स लेके तो मैक्सिमम जो है ना आउटपुट दें, कम इनपुट लेके तो आउटपुट मैक्सिमाइज कर दें। रिड्यूस द वेस्टेज बाय रिसाइकलिंग करके वेस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। जो अभी इससे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया, दैट इज़ सॉलिड वेस्ट। उस सॉलिड वेस्ट में जो मोस्टली रिसाइकलिंग का प्रोसेस है वो यही है, रिड्यूस हो जाए वेस्ट और रिसाइकलिंग को इंक्रीज कर दिया जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, ड्राइवलेस, कि जी जो व्हीकल्स का यूज़ है वो कम करें, वॉक ज़्यादातर जो है ना वो वॉक करें, एंड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो यूज़ है वो मैक्सिमाइज़ कर दें। अगर हम सेल्फ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, इसका यहाँ थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूँ बेटा, समझ आ रही है ना? ओके गुड। मैं आपको पब्लिक और सेल्फ ट्रांसपोर्ट में जो डिफरेंस है वो बता रहा हूँ कि जी किस तरह हमारे इन दोनों ट्रांसपोर्ट में हम एनर्जी को किस तरह कंजर्व कर सकते हैं और इकोनोमाइज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि एक इंस्टीट्यूट है, उसमें 20 या 40 स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ने आते हैं, तो नियर अबाउट उन 40 में से 35 जो हैं वो या 30 कह लें, तो वो अपनी सेल्फ ट्रांसपोर्ट है उनके पास, हर पर्सन को एक गाड़ी छोड़ने आती है। तो 30 डिफरेंट व्हीकल्स ऑन द रोड, और वो जो 30 डिफरेंट व्हीकल हैं उनमें 30 इंजन रोटेट हो रहे हैं, 30 डिफरेंट जगह पे फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, 30 डिफरेंट जगहों पे हीट जनरेट हो रही है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है, फॉसिल फ्यूल की कंजप्शन भी बढ़ रही है। अगर हम वो जो 30 स्टूडेंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें तो वो एक ही गाड़ी में आ सकते हैं, एक इंजन यूज़ होगा, फ्यूल कंजप्शन भी कम होगी, एक ही जगह पे हो रही होगी, और रोड रश भी रिड्यूस हो जाएगा। ये डिफरेंट वेज हैं, इनमें उन लोगों को एजुकेट होने की ज़रूरत है। बिसाइड दिस लोग एजुकेटेड हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह का जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है ना ठीक नहीं समझते, लेकिन वो हमारी सेफ्टी के लिए और एनर्जी को सेव करने के लिए। नेक्स्ट देखें बेटा, स्विच ऑफ लाइट इन द इलेक्ट्रिकल
appliances when they are not in use। वो तमाम चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी ले रही हैं और स्पेसिफिकली लाइट्स वो ऑफ़ कर दें, हमारी ड्यूटी है। ये नहीं है कि जी हमने तो बिल पे नहीं करना, लाइट ऑन रहे हैं तो वो डेफिनेटली बिल किसी न किसी ने तो पे करना है, बट वेस्टेज जो है ना उसको जो है ना वो रिड्यूस करें, ताकि वो जो बर्निंग लाइट्स हैं, जो ऑफ है लाइट, जो ऑन है लाइट, वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रही हैं तो वो उसको मिनिमाइज़ करें। फिर मिनिमाइज द यूजेज ऑफ एयर कंडीशनर, ये बहुत अहम जो है ना कंजर्विंग प्रोसेस है। जो डिफरेंट ऑफिसेज हैं तो 1 घंटा पहले 2 घंटे पहले जी ऑफिसर का ऑर्डर है कि जी रूम मेरे आने से पहले ठंडा होना चाहिए, तो वो 2 या 3 घंटे पहले उसको ऑन कर देना, ये भी एक्स्ट्रा जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज है, इसको भी मिनिमाइज़ करना चाहिए। ये डिफरेंट वे थे बेटा जिसकी वजह से हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? ओके। इसके साथ बेटा नेक्स्ट जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो आपको पेज नंबर 271 पे आई थिंक मिलेगा बुक के। ये जिससे पहले जो हमने पढ़ा वो 268 पे था। अब वो आगे जो है थोड़ा सा वो फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने इसके साथ इसको अटैच कर दिया। ये 271 पे आपको मिलेगा डी फॉरेस्टेशन एंड ए फॉरेस्टेशन, ये हेडिंग आपको मिलेगी वहाँ। अब हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या है बेटा। क्लियरेंस ऑफ द वास्ट एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट फॉर लिम्बर, एग्रीकल्चर एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। सिंपली आप कह सकते हैं कि जी फॉरेस्ट को क्लियर करना, कट करना, इन 3 डिफरेंट पर्पज़ के लिए, लिम्बर लकड़ी की हसूल के लिए, एग्रीकल्चर या ज़री लैंड बनाने के लिए क्लीन करना, या कंस्ट्रक्शन ऑफ द और बिल्डिंग मटेरियल के लिए जो दरख्तों को जो है कट डाउन करना, ये सारा प्रोसेस डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। क्लियर? समझ आ रही है बेटा? ओके गुड। ये जो डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस है बेटा, इसमें आप मुसलसल फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, प्लांट को कट डाउन कर रहे होते हैं। अब उन प्लांट की कट होने की वजह से जो हमारे सराउंडिंग पे इफ़ेक्ट होगा वो ये है। ये मैंने कुछ इनको अरेंज किए हैं, देखें बेटा इजी करने के लिए। बैरन सॉइल हो जाएगी, पूरी लैंड बंजर ओपन बगैर ट्री के। नो ट्री, जब नो ट्री होगा तो हमारे इन्वायरमेंट में जो क्लियरिंग ऑपरेटर्स हैं, मीन एयर को पोल्यूशन फ्री करने के लिए या डिफरेंट डस्ट पार्टिकल से आइसोलेट करने के लिए जो ट्री अहम मेजर रोल प्ले करते हैं, वो जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में रिसाइकलिंग जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, स्पेसिफिकली गैसेस रिसाइकलिंग। फिर उसके बाद देखें डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सारी लैंड क्लियर हो जाएगी। आप उस पर फार्मिंग के लिए आप खुद से भी करते हैं और वैसे भी। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो फॉरेस्ट है एक्चुअली इन्वायरमेंटल बफर्स हैं, इन्वायरमेंट को नीट करने वाले, क्लीन साफ करने वाले। तो वो हम खुद सेल्फ डिस्ट्रक्शन की बेस पे हम उसको किसी भी ऊपर वाले 3 फैक्टर हैं, उन फैक्टर के हसूल के लिए हम मुसलसल फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट हो रहा है। डिस्टर्ब द नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना डेफिनेटली गैस है और टॉक्सिक है, कंसंट्रेशन इसकी बढ़ जाए तो डेथ भी कॉज कर देती है। इसको यूज़ कर रहे थे प्लांट, हमने प्लांट कट डाउन कर दिए, तो अब वो जो CO2 की रिसाइकलिंग है वो कम से कम होती जा रही है, जिसकी वजह से पोल्यूशन इंक्रीज हो रही है। उसके बाद रीफॉरेस्टेशन एक और टर्म है इनमें, वो देखें कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फॉरेस्ट ऑन डिफॉरेस्टेशन एरिया इज़ कॉल्ड रीफॉरेस्टेशन। ऐसी जगह पे प्लांट का दोबारा डेवलप होना जहाँ पहले प्लांट थे, जहाँ पहले फॉरेस्ट था, सिंपली आप इसको स्प्राउटिंग भी बोलते हैं। आप प्लांट को कट कर दें अपर सरफेस से, अबव द ग्राउंड जितना भी एरिया है प्लांट का उसको कट कर दें, उसके बाद उसकी रूट्स वगैरह स्टिल सॉइल के अंदर है, वहाँ से दोबारा जो शूट हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, इसको बोलते हैं स्प्राउटिंग। ये आपके कंट्री में भी आपको इधर करीब ही नियर अबाउट
50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको ये इसकी एग्जांपल मिल सकती है। बहावलपुर जो सिटी है उसमें एंटर होने से पहले जो फ्लाईओवर या ब्रिज है उसके सराउंडिंग में जो भी यूफोर्बिया आई थिंक प्लांट नहीं, हाँ मुझे एग्जैक्टली बोटानिकल नेम नहीं याद आ रहा उसका, वहाँ जो प्लांट्स हैं वो एक्चुअली स्प्राउटिंग है, रीफॉरेस्टेशन है। वहाँ पहले बहुत घने दरख्त हुआ करते थे, उनको कट डाउन कर दिया गया, फिर उसके बाद दोबारा वहाँ पर उनकी स्प्राउटिंग हुई, अब दोबारा से वो उनकी पॉपुलेशन जो है ना वहाँ दोबारा इंक्रीज़ हो गई, दोबारा जो है ना थिक डेंस फॉरेस्ट जो है ना वो डेवलप हो गया। अब रिफॉरेस्टेशन क्यों नेसेसरी है? देखें हम लिम्बर हम जो ले रहे हैं और एग्रीकल्चर लैंड के लिए जो है ना फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या फर्नीचर के लिए हम डिफरेंट टाइप की वुड स्पेसिफिकली कोनीफरस फॉरेस्ट को मुसलसल यूज कर रहे हैं फॉर बिल्डिंग मटेरियल, तो कोनीफरस स्पीशीज़ जो है वो कम होती जा रही हैं। रिफॉरेस्टेशन जो है ये इन स्पीशीज़ को दोबारा इस्टेब्लिश करने के लिए नेसेसरी है, क्योंकि हमने वो जो उनकी लिम्बर है वो ऑब्टेन कर ली डिफरेंट बिल्डिंग पर्पज़ के लिए। अब क्योंकि वहाँ उनकी जगह है, जगह अवेल है, तो उनको दोबारा वहीं इस्टेब्लिश करना चाहिए, इसको बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। तो उनको दोबारा वहाँ रिफॉरेस्टेशन होनी चाहिए। कंटिन्यूसली कट डाउन फॉर बिल्डिंग, जो कॉनिफर स्पीशीज़ है मुसलसल बिल्डिंग के लिए कट डाउन हो रही हैं, तो उनको रिफॉरेस्टेशन प्रोसेस के ज़रिए हम रिस्टोर कर सकते हैं। क्लियर होगी बात बेटा? गुड। अब सिंपली रिफॉरेस्टेशन को जहन में क्या रखेंगे कि जी दोबारा फॉरेस्ट बनाना ऐसी जगह पे, या दोबारा फॉरेस्ट लगाना ऐसी जगह पे जहाँ पहले फॉरेस्ट मौजूद है या मौजूद था, कट डाउन हो गया, अब दोबारा वहाँ। थर्ड वन है बेटा इसमें एफॉरेस्टेशन, टॉपिक के साथ जो लिंक है दूसरा वर्ड, दैट इज एफॉरेस्टेशन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है रिफॉरेस्टेशन से, ये भी एस्टेब्लिशमेंट है फॉरेस्ट की, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट इन द एरिया वेयर नो फॉरेस्ट एग्जिस्टेड प्रीवियसली। ऐसी जगह पे फॉरेस्ट डेवलप करना जहाँ पहले कोई भी आपको फॉरेस्ट नहीं मिलता, उसको बोलते हैं बेटा एफॉरेस्टेशन। तीनों डेफिनेशन में बेटा डिफरेंस दोबारा बता रहा हूँ। डिफॉरेस्टेशन आप फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करें, कट डाउन कर दें, ये प्रोसेस कहलाएगा डिफॉरेस्टेशन। फिर रिफॉरेस्टेशन, आपने प्लांट को कट डाउन किया, जितना भी फॉरेस्ट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, प्लांट सारे कट डाउन कर दिए, उनकी जगह दोबारा न्यू प्लांट डेवलप करवाएं, दैट इज़ रिफॉरेस्टेशन। और जो तीसरी है बेटा वो एक ऐसी टर्म है जिसमें आप न्यू फॉरेस्ट डेवलप करते हैं, वहाँ पहले कोई फॉरेस्ट नहीं था, आप प्लांट की पॉपुलेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट डेवलप करा देते हैं, तो वो कहलाता है बेटा एफॉरेस्टेशन। क्लियर होगी बात? गुड। ये था मेरा हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आप लोगों ने जिस तरह प्रीवियस लेक्चर के एमसीक्यू वगैरह और बाकी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, तो ये भी आपने इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम है, व्हाट इज़ एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन या डिफॉरेस्टेशन, तो ये आपने अच्छी तरह तैयार करना है। ऊपर जो हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए, थर्मल ओशन थर्मल ग्रेडियंट और सॉलिड वेस्ट, उसमें बायो कन्वर्शन को भी याद रखिएगा और हाइड्रोजिनेशन को भी, वो भी अहम है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।